देखिए चैप्टर 11 है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जस्ट इसके पहले अभी हमने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था। टू डायमेंशन ऐसे फिगर होते हैं जिनमें टू डायमेंशन होती हैं जो लेंथ ब्रीथ से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनको हम लोग टू डायमेंशन से बनाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को 2D में स्टडी करते हैं। 2D मतलब टू डायमेंशन ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी प्लेन सरफेस है, जैसे ये बोर्ड है, इसमें लेंथ है, विड्थ है। कोई भी प्लेन पेपर है तो पेपर में लेंथ विड्थ रेक्टेंगल शेप हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। किसी भी पेपर के शेप को कटिंग करेंगे तो वो टू डायमेंशन ही होगा, है ना। तो टू डायमेंशन में लेंथ और विड्थ होती है। अभी अगर हम बात करें कि जैसे कोई बुक ले ली या ये रूम ले लिया, तो इस रूम में क्या है, एक लेंथ भी है और विड्थ भी है और इसमें हाइट भी है। तो लेंथ विड्थ और हाइट से इसमें थ्री डायमेंशन हो गए। तो इनको स्टडी करने के लिए थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। एक और हम लोग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी, जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको सरफेस से बिल्कुल लेवल करके रखा जा सकता है, तो वो टू डायमेंशनल है। अब कंफ्यूजन होता है ना कि सर्कल कैसा है और स्फेयर कैसा है, क्योंकि सर्कल का एग्जाम्पल जैसे कोई भी रिंग हो गई और स्फेयर का एग्जाम्पल जैसे कोई बॉल हो गई। तो अगर आप कोई भी सर्कल को देखेंगे तो उसको सरफेस से पूरा लेवल करके रख सकते हैं, और अगर आप बॉल को देखेंगे तो वो सरफेस पे रखोगे तो सरफेस से ऊपर की तरफ आएगी। तो ऐसे फिगर जिनको सरफेस में लेवल करके रख सकते हैं वो 2D होते हैं, और जो सरफेस से उभर कर आते हैं उससे कुछ हाइट मेंटेन करते हैं वो सारे फिगर 3D होते हैं। तो जैसा कि इसमें थ्री डायमेंशन आ रहे हैं, तो इसको स्टडी करने के लिए हमको थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। टू डायमेंशन में हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर थ्री डायमेंशन में हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इनके नेगेटिव भी होंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब जब हम लोग ये ड्रॉ करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पर ये इसका नेगेटिव भी है, ये एक्स का ये नेगेटिव दिख रहा है ना तुमको लाइट कलर में, ये क्या हो गया इसका एक्स डैश। ये वाई का क्या हो गया वाई डैश, और ये जेड डैश। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है इसका ओ। तो अब यहाँ पर जो प्लेन डिवाइड हुआ ना वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो स्पेस है जिसमें हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस को लिया, तो वो 8 पार्ट में डिवाइड हुआ, और इन 8 पार्ट को ही क्या बोलते हैं ऑक्टेंट। 8 पार्ट कैसे होगा यहाँ पे, ऐसे देखो, ये जो प्लेन गए है ना ये, तो यहाँ से हम देखेंगे तो वन, यहाँ से 1 2 3 4, और ये नीचे की तरफ भी 1 2 3 4। तो 4 सेक्शंस ऊपर है और 4 सेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये टोटल इसके कितने सेक्शन हो गए, 8 सेक्शंस हो गए। यानी इसके क्वाड्रेंट जैसे 2D में होता है एक्स और वाई एक्सिस से, ऐसे 3D में ऑक्टेंट होता है। ठीक है। और इन ऑक्टेंट के अगर हम नाम भी देखें तो जैसे एक्स ओ वाई, ठीक है, और एक्स डैश ओ वाई, फिर वाई ओ जेड, और वाई डैश ओ जेड, फिर जेड ओ एक्स, और जेड डैश ओ एक्स। इस तरह से ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी बनेंगे और नेगेटिव सब बन जाएंगे। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। जिनके नाम में एक्स ओ वाई आ रहा है तो वहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होगा। जिनमें एक्स डैश ओ वाई है तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ठीक है। ये दिखाई दे रहे हैं ना तुमको, जैसे अगर इसके हिसाब से देखें
तो एक्स ओ वाई 1, इधर ये वाला देखो इसी कलर में 2, फिर इसके पीछे होगा 3, फिर इसके पीछे 4। इस तरह से ये इसके क्वाड्रेंट बन रहे हैं, है ना। हर एक क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है ना तुमको, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर में भी आएंगे 4, और ये ब्लू कलर में भी आएंगे 4। टोटल 12 साइन इसमें बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेंगे ना, तो 12 साइन चेंजेस आएंगे इसमें, प्लस माइनस प्लस करके ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गए। और प्लेन के नाम और भी होंगे, ये तो 3 मेन प्लेन्स दिखाए हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब वो नेगेटिव में भी होंगे, जैसे ये एक्स वाई प्लेन का, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स ओ वाई प्लेन, वाई ए जेड प्लेन, और जेड ओ एक्स। अब इसमें और बन जाएंगे एक्स डैश ओ वाई, ठीक है, और वाई डैश ओ जेड, जेड डैश ओ एक्स, और भी बनेंगे इसमें। और क्या बन सकता है, हाँ, एक्स ओ वाई डैश भी बनेगा एक, एक्स ओ वाई डैश, और वाई ओ जेड डैश, और जेड ओ, और कौन सा रह गया, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये भी बनेगा ना, वाई डैश ओ जेड डैश, और जेड डैश ओ, कितने बन गए ये, 12 बन गए ना। तो अब साइन कैसे आएंगे इसके, प्लस, इसमें तो एक्स वाई प्लस आएगा, इसमें वाई जेड प्लस आएगा, इसमें यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे इस तरह से साइन कन्वेक्शन टोटल 12 बनेंगे। और ये 12 यहाँ पे शो भी किए गए हैं, ये दिख रहे हैं ना, ऑरेंज कलर में ये 4 है, ब्लू कलर में 4 है, और ये ग्रीन कलर में भी 4 है। इस तरह से ये 3D फिगर के एक्सेस और उनके क्वाड्रेंट्स यहाँ पे दिखाए गए। ये कोऑर्डिनेट जो अभी मैं बात कर रहा था, वो साइन है कोऑर्डिनेट के यहाँ पे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट तो हम इसमें बना सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोऑर्डिनेट इसके बन जाएंगे इस तरह से। ये जरूर समझ लें कि जब भी ओरिजिन लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट में वाई और जेड 0 होंगे। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो एक्स और जेड 0 होगा, जेड एक्सिस पर है तो एक्स वाई 0। अब यहाँ पर देखो, जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जेड 0। यहाँ पे देख रहे हो जो नाम में नहीं आ रहा है ना, उसी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इधर एक्स वाई के नाम में कौन नहीं है, जेड नहीं है, तो वो 0 है। ठीक है, और वाई जेड में कौन नहीं है, एक्स, तो वो एक्स 0 हो गया। जेड एक्स में वाई नहीं है, तो वो 0 हो गया। आ गया समझ में। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर। जैसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई 2 पॉइंट है ए और बी, तो उनके कोऑर्डिनेट में कितनी वैल्यू हुआ करेंगी, 3 वैल्यू, x1 y1 z1, और x2 y2 z2। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं, ए की भी और बी की भी, तो फॉर्मूले में भी 3 टर्म आ रही हैं। ए बी की लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में यहां तक पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें 3 टर्म आ जाएंगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
जब हम पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ओरिजिन में 0 0 0 आएंगे। तो यहाँ पे x माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अगर पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो इसमें से x की टर्म हट जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस। ऐसे ही y एक्सिस के लिए y की टर्म हटा देंगे, z एक्सिस के लिए एक्स वाई प्लेन के लिए x और y हटा देंगे, तो क्या बचेगा अंडर रूट में जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो, और वाई जेड प्लेन से x और जेड एक्स प्लेन से y। ठीक है, ये इसके 4 फॉर्मूले हो गए। इसके आगे के फॉर्मूले अगले टर्न पे कर लेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन ज्योमेट्री। सपोज ये 3 पॉइंट दिए जाएंगे कोई भी, और उनके कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे बाय x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अब सबसे पहले हम लोग कंडीशन इसकी समझते हैं कोलिनियरिटी। तो कोई भी 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है, पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें और ए बी डिस्टेंस निकाल लें, बी सी डिस्टेंस निकाल लें और सी ए डिस्टेंस निकाल लें। ये तीनों डिस्टेंस किससे आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड, एनी टू, ए बी प्लस बी सी इक्वल सी ए, और बी सी प्लस सी ए इक्वल ए बी, और सी ए प्लस ए बी इक्वल बी सी, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस is equal to third, then the points will be collinear. सेकेंड कंडीशन किसकी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, तुमको वर्टिसेस दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस गिवन होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z। क्या करना है हमको, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी डिस्टेंस लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ फाइंड कर लेनी है। तीनों लेंथ आ जाएंगी, ए बी बी सी सी ए। अगर ये तीनों में से एनी टू इक्वल हो जाती है और थर्ड वाली साइड अनइक्वल हो जाती है, तो प्रूफ हो जाएगा कि जो गिवन 3 पॉइंट है वो वर्टेक्स है किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। इक्विलेटरल में भी वैसे ही ट्राइंगल होगा और ऑल 3 साइड्स क्या होंगी, इक्वल, तो वो इक्विलेटरल होगा। राइट एंगल के कंडीशन जानते हो, क्या कंडीशन है, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालोगे तो एक सबसे लॉन्गेस्ट आएगी, जो लॉन्गेस्ट आएगी वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इन सभी में क्या करना होगा, जैसे पैरेललोग्राम की ही बात करें तो इसमें इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। क्या क्या कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसमें 4 वर्टेक्स गिवन होंगे, तो 4 वर्टेक्स से वैल्यू कौन कौन सी फाइंड करनी है, ऑल 4 साइड निकालोगे, ए बी बी सी सी डी और डी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डायगोनल निकालोगे ए सी और बी डी। ऐसे 6 डिस्टेंस निकालने होंगे तुमको, ऑल 4 साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स। और अगर इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी, और डायगोनल अनइक्वल हो जाएंगे। रेक्टेंगल प्रूफ करना है
तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। रॉम्बस प्रूफ करना है, ऑल फोर साइड इक्वल होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और डायगोनल कैसे होंगे, अनइक्वल। और स्क्वायर प्रूफ करना है तो ऑल फोर साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। तो प्रूफ हो जाएगा कि वो 4 पॉइंट है, वो वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर है। या जो भी प्रूफ करने के लिए आए वो हम प्रूफ कर सकते हैं इन कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन फॉर्मूला। ये 2 डायमेंशन में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन के पहले जो फॉर्मूले थे वहां पढ़ा था, ये 10th में भी पढ़ा है तुमने। अभी यहाँ पे बस कोऑर्डिनेट में एक वैल्यू बढ़ गई है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब फॉर्मूले में भी x y के बाद कौन आ गया, z। फॉर्मूला सिंपल है बिल्कुल, क्रॉस हो जाता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और z का भी होता है, इसमें तीनों के लिए होगा, x के लिए, y के लिए और z के लिए। ठीक है। तो ये इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, इससे x y z की वैल्यू आ जाएगी। और इसी में अगर एक्सटर्नली डिवीजन आता है तो इन फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में जो उसके मीडियन होते हैं ना, तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही क्या होता है, सेंट्रॉइड। जैसे ये ट्राइंगल है, अब मैं इसमें मीडियन ड्रॉ कर लेता हूँ, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो मीडियन होती है। अब ये मीडियंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड जी। ये ए बी सी और ये डी ई और एफ। ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है और सी एफ मीडियन है। तो जी क्या हो गया, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है, एवरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की। अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट हमको दे दिए जाएं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x y और z। जैसे ये g सेंट्रॉइड है और इसके कोऑर्डिनेट है x y और z, तो ये g के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, इंटरनल डिवीजन समझ में आई गया। इंटरनल डिवीजन में ये ऐसे मिड पॉइंट वाला भी फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पे मिड पॉइंट याद है, मैं एक बार बता देता हूँ जिससे थोड़ा ध्यान रहेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और ये पी मिड पॉइंट है ए बी का, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये x y z, और ये x2 y2 z2। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, और ये डिस्टेंस अगर ये लेंथ इक्वल होंगी ना, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है पूरा, तो पी मिड पॉइंट होने से कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1:1 आएगा। और अगर इस फॉर्मूले में 1 1 रख देते हैं ना, m1 m2 को 1 1 1 1, तो ये आ जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का फॉर्मूला होता है
y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z का फॉर्मूला z1 प्लस z2 अपॉन, ये मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को कोई? तो ये फॉर्मूले इसके कंप्लीट हो गए, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। कंटेंट तो इसमें और भी है, फॉर्मूले बहुत है 3D के, पर वो फिर आगे 12th में आएंगे, स्ट्रेट लाइन के भी, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में।